नमस्कार मित्र। आज 18 जून हल्दीघाटी का जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ये एक ऐसा युद्ध था कि जिसने हल्दीघाटी को एक राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में प्रस्थापित कर दिया। संपूर्ण देश भर के राष्ट्रभक्त लोगों के लिए ये एक प्रेरणा स्थली के रूप में विकसित हो गई और महाराणा प्रताप इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण भारतवर्ष में एक देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में प्रकट हुए। उनकी महिमा, उनका यश, उनकी कीर्ति संपूर्ण देश भर के अंदर फैल गई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। कुछ बातें हैं जो हम सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की है। जैसे एक बहुत बड़ी बात है कि भारतवर्ष का जो इतिहास लिखा गया वो बायस्ड होकर के कुछ लोगों ने उसमें तोड़ मरोड़ करके एक प्रकार से हमारी भारतीयता का, हिंदुत्व का मान हनन करने की दृष्टि से, हमारे अंदर हीन भावनाओं को प्रस्थापित करने की दृष्टि से लिखा है और इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ के संदर्भ उसका उपयोग नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ के शिलालेख, हमारे यहाँ की प्रशस्तियाँ, हमारे यहाँ के ग्रंथ, उन सब लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया गया। अकबरनामा जो बायस्ड होकर के लिखा हुआ ग्रंथ है उसको तो आधार और संदर्भ के रूप में माना गया, किंतु हमारे यहाँ के सारे संदर्भों को बिल्कुल नकार दिया गया। इसके कारण से इतिहास को ठीक ढंग से देखने की हमारी जो दृष्टि विकसित होनी चाहिए थी, जो कि हमारा इतिहास गौरवपूर्ण है, हमें प्रेरणा दे सकता है, वो नहीं दे पाया। इस कारण से हल्दीघाटी युद्ध के बारे में भी ठीक ढंग से विश्लेषण और ठीक ढंग से जानकारी नहीं दी पाई गई। आप देखिए, मैं आपको दो तीन छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। जैसे कोई भी राजा किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण करता है, अगर वो जीत गया है तो क्या वापस उस राज्य पर आक्रमण करेगा? नहीं करेगा। परंतु महाराणा प्रताप के साथ में देखिए, अकबर ने 1568 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतने के बाद 1576 में हल्दीघाटी पर आक्रमण किया। ये एक प्रकार से महाराणा प्रताप के ऊपर पहला आक्रमण है, पर महाराणा प्रताप के ऊपर अकबर ने लगातार 7 आक्रमण किए। अगर कोई व्यक्ति 7 आक्रमण कर रहा है और उसके बावजूद भी वो उसे हरा नहीं पा रहा है, तो ये किस बात का द्योतक है? ये जीत का द्योतक है या उसकी हार का? एक समझने की बात है। इसलिए आज मैं आपके सामने हल्दीघाटी युद्ध को लेकर के जो कुछ मोटे मोटे प्रमुख तथ्य जो हम सब लोगों को ध्यान में रखने चाहिए वो मैं बताऊंगा। पहली चीज, महाराणा प्रताप जब राजगद्दी पर बैठे उस समय में 1572 की यह घटना है। महाराणा उदय सिंह का स्वर्गवास हुआ और महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, तो मेवाड़ बहुत सीमित था, जिसको हम तहसील बोलते हैं। 5 तहसीलों का छोटा सा इलाका, यही मेवाड़ का संसाधन था। सेना नहीं थी, सैन्य संसाधन नहीं थे, तोपखाने नहीं थे, प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, और दूसरी तरफ जो महाराणा प्रताप को हराना चाहता है ऐसा बादशाह अकबर, जिसका साम्राज्य पूरे देश भर में था, अत्याधुनिक तोपखाने ये उनके पास में थे, प्रशिक्षित सैनिक ये उनके पास में थे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। चित्तौड़ पर उनकी विजय हुई। विजय के पश्चात उन्होंने अपनी सेना को वहां रखा चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए। तो कितने सैनिक रखे उन्होंने? 22,000 घुड़सवार और 82,000 पैदल सैनिक चित्तौड़ की रक्षा के लिए बिना युद्ध के
वहाँ वो रखे गए, तो आप समझिए कि अकबर के पास में सैन्य संसाधन और सेना कितनी बड़ी होगी। अकबर थोड़ा सा चालाक किस्म का व्यक्ति था। उसने कूटनीति का प्रयोग करके संपूर्ण राजपुताना के बड़े बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, किंतु मेवाड़ ये झुका नहीं। उसको झुकाने का प्रयास किया तो कूटनीतिक प्रयास पहला किया गया। 4 संधि वार्ताकार भेजे गए। सबसे पहले जलाल खां कोरची, दूसरे नंबर पर राजा भगवंत दास का लड़का मान सिंह, तीसरे नंबर पर भगवंत दास खुद, और चौथे नंबर पर अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल। महाराणा प्रताप ने भी कूटनीति का उत्तर कूटनीति से दिया। उनको युद्ध टालना था, मीठा उत्तर दिया और उन सब लोगों को ससम्मान विदा कर दिया। 72 से लगा करके 76, ये 4 साल का कालखंड है। इस कालखंड में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के जनजीवन में सबसे पहले हस्तक्षेप किया। पहला काम जो उन्होंने किया, प्रतिज्ञा ली कि मैं मेवाड़ को जब तक स्वतंत्र नहीं कराऊंगा तब तक सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, धरती ही मेरा बिछोना, आकाश ही मेरा ओटना। इतनी भीषण जब प्रतिज्ञा उन्होंने की तो मेवाड़ का संपूर्ण जनमानस उनसे प्रभावित हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध है, उस युद्ध का अगर आप वर्णन और विवरण और उनके अंदर भाग लेने वाले लोगों को देखेंगे तो आपको सबसे बड़ी बात जो देखने को मिलेगी वो है 36 बिरादरी के लोग महाराणा प्रताप के आह्वान पर हल्दी घाटी युद्ध को करने के निमित्त आ गए। हल्दी घाटी का युद्ध ये 2 असमान सैन्य संसाधनों से युक्त राज्यों का युद्ध है। अकबर की ओर से मान सिंह अजमेर से रवाना होकर मांडलगढ़ में 2 महीने रुककर बनास नदी के किनारे मोलेला गांव है, वहां आकर के डेरा डाला। महाराणा प्रताप ने युद्ध से पहले रणनीतिक व्यूह रचना बनाने के लिए एक बैठक बुलाई। उसमें सारे प्रमुख लोग थे। चर्चा इस बात पर हुई कि ये जो युद्ध है हमें कैसे लड़ना चाहिए। तो जिस पर आम सहमति बनी वो ये थी कि सीधा अगर युद्ध करेंगे हम तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अगर छापामार युद्ध पद्धति से हम युद्ध करते हैं तो हम जीत सकते, शत्रु सेना को भारी मात्रा में क्षति पहुंचा सकते। युवक लोग थे, चित्तौड़ के जौहर की घटना सबको स्मरण थी, चित्तौड़ की हार उनको साल रही थी, प्रतिशोध की भावना से युक्त थी। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि रणचंडी का खप्पर भरने के लिए अगर हम सीधा युद्ध करते हैं शत्रु सेना के साथ तो हमारे हृदय की आग भी ठंडी होगी। किंतु बड़े बुजुर्ग और प्रताप का मंतव्य यह था कि छापामार युद्ध पद्धति से अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारी विजय सुनिश्चित है। गोगुंदा उस समय की उनकी राजधानी थी, वहां से निकल करके लोसिंग में उन्होंने डेरा डाला और 18 जून के दिन प्रातःकाल 10 बजे ये युद्ध शुरू हुआ है और पहली झड़प ये दिन में 3 बजे तक की है। देखिए आप घटनाक्रम कैसा है। उधर मान सिंह की सेना, आसफ खां, गाजी खां बदख्शी, सैयद बारहा, शेख मंसूर, राव लूणकरण, माधो सिंह कछवाहा, मिहितर खां, ऐसे बड़े बड़े सेना नायक, वाम पार्श्व, दक्षिण पार्श्व, बीच के अंदर मान सिंह, पीछे मिहितर खां की सेना, ऐसी सारी व्यूह रचना करके वो लोग आए। किंतु प्रताप की सेना ने तो अपने 2 हिस्से किए। भामाशाह थे, उनके भाई ताराचंद थे, झालामान, झालाबीदा, ग्वालियर के राजा राम तंवर, उनके 3 लड़के प्रताप सिंह, भवानी सिंह, शालीवाहन, रामदास मेड़तिया, कल्याण सिंह पत्ता चुड़ावत का लड़का, ऐसे अनेक रावत, और ये खास तौर पर पूंजा भील अपनी 500 आदिवासियों की सेना लेकर के
महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने के लिए आया। पठान हकीम का सूरी भी महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने के लिए आया। इन सब लोगों ने सेना की व्यूह रचना इस प्रकार से की, वाम पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व दो हिस्से किए और दोनों हिस्सों को आगे बढ़ाया। हल्दी घाटी में एक दर्रा है, उस दर्रे में से केवल एक ही घुड़सवार अथवा एक ही व्यक्ति निकल सकता है। तो हल्दी घाटी के दर्रे में से निकल करके राणा प्रताप ने सामने खड़ी मानसिंह की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। देखिए, एक बहुत बड़ी प्रमुख नीति थी दशहत पैदा करना, डर पैदा करना और उनको भागने के लिए विवश कर देना। ये जो पहला अटैक हुआ, इसके बारे में मुगल इतिहासकार भी लिखते हैं कि हमारी सेना भेड़ों की तरह भागने लगी। गाजी खां बदख्शी, लूणकरण, इनकी सेना सबसे पहले भागी। ये बारह सैयद वगैरह इन्होंने बड़ी वीरता दिखाई, किंतु ये सब लोग भी भागने के लिए मजबूर हो गए। और जहां डेरा था इनका, 7-8 कोस तक जाकर के सेना रुकी। कैसे रुकी? चंदावल दस्ते का प्रमुख मीर खां ढोल बजा करके डराया लोगों को, अकबर खुद आ रहा है, तो लोग रुक गए। उनको डरा करके धमका करके फिर वापस आगे लेकर के आए। आज जो खमनोर गांव है, उसके अंदर रक्त तलाई के नाम से जो स्थान प्रसिद्ध है, उस जगह पर यह प्रमुख युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने पहले ही अटैक में उनके ऊपर दशहत पैदा कर दी। उन लोगों को लगने लगा हम तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। दूसरा युद्ध हाथियों का हुआ। महाराणा प्रताप के पास में एक बड़ा हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। उसने मुगलों के 14 हाथियों को मार गिराया। किसी तरह से इस राम प्रसाद के महावत को मार करके चलते हुए युद्ध में से राम प्रसाद को निकाल करके ले गए। ये राम प्रसाद बहुत ही स्वामी भक्त हाथी था। अकबर के पास में जब इसको लेकर के गए तो देखिए, मुसलमानों ने हिंदुओं का धर्मांतरण तो किया है, किंतु जानवरों का भी धर्मांतरण किया। ये जो राम प्रसाद हाथी है, इसका धर्मांतरण करके इसका नाम रख दिया पीर प्रसाद। पर यह कितना स्वाभिमानी था, कितना स्वामी भक्त था। इसने अकबर का अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 18 दिन तक बिना अन्न जल के जीवित रहा और अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर के इसने स्वामी भक्ति का बहुत बड़ा परिचय दिया। हाथियों के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने जो तीसरा डर मुगल सेना में पैदा किया, वो था बहलोल खां। उनका सेनानायक था। महाराणा प्रताप ने पलक झपकते ही तलवार के एक ही वार से शिरस्त्राण, जिरब अख्तर और घोड़े समेत 2 फाड़ कर दिए। यह कारनामा देख करके मुगल सेना धक रह गई, उनमें भय पैदा हो गया। बड़ी मुश्किल से मानसिंह ने अपने हाथी को आगे बढ़ाया और महाराणा प्रताप के पास में आने की कोशिश की। महाराणा प्रताप भी मानसिंह को ढूंढ रहे थे। दोनों का आमना सामना हुआ। कभी आप पढ़ना, श्याम नारायण पांडे, उन्होंने कविताएं लिखी है। एक बहुत बड़ा खंड काव्य है हल्दी घाटी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। देशभक्ति से ओतप्रोत महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के संपूर्ण जीवन और मेवाड़ के संपूर्ण जीवन को भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अभिव्यक्त किया है। महाराणा प्रताप के बारे में वो जो पंक्तियां लिखते हैं वो मैं आपको सुनाता हूं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। बैरी दल पर ललकार गिरी, वो नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। महाराणा प्रताप तलवारबाजी में भी बड़े बेशक युद्ध कुशल थे। भाला तो उनका 1.25 मन का था। कहते हैं कि उस समय में 32 किलो का भाला लेकर के महाराणा प्रताप युद्ध करते थे। मानसिंह का हाथी सामने आया। चेतक ने अपने आगे की दोनों टांगें खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद हाथी के मस्तक के ऊपर उसको गड़ा दिया। राणा प्रताप ने भाला निकाला और भाला खींच करके दे मारा। महावत के लगा, महावत मर गया। मानसिंह ओहदे में था। भाले को आता हुआ देख करके वो छुप गया नीचे बैठ करके, ओहदा टूट गया। महाराणा प्रताप ने अपनी कटार निकाली, कटार निकाल करके निशाना बांधा। वो चूंकि छुप गया था
महाराणा प्रताप ने सोचा कि निशाना ठीक बैठ गया, तो उन्होंने चेतक को थाप देकर के नीचे लिया, किंतु मानसिंह का भाग्य प्रबल था, वो हौदे के अंदर नीचे छुपने के कारण बच गया। पर महावत नहीं होने के कारण से उनका जो हाथी था वो चिंगाड़ करके राणा के भय से युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गया। जरा सोचिए आप एक मिनट के लिए, किसी भी युद्ध के अंदर युद्ध का सेनापति युद्ध छोड़ करके अगर भाग जाए तो उसकी सेना की क्या दुर्दशा होगी? वो सेना जीती हुई कहलाएगी क्या? उसकी सेना में कितनी भयंकर दशा पैदा हो जाएगी। महाराणा प्रताप ने जब चेतक को जब वापस नीचे लिया तो चेतक की हाथी की सूंड की रक्षणार्थ लगी हुई तलवार से पीछे की टांग कट गई। 3 पैरों पर चेतक रणभूमि में राणा को लेकर के विचरण करने लगा। इस विपरीत परिस्थिति में अतिरिक्त कुमुख तोपखाना लेकर के माधो सिंह कछवाहा आ गया। तब झाला मान सिंह बड़ी सादड़ी के उन्होंने प्रताप से कहा कि पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार हमने छापा मार दिया है, मुगल सेना में दहशत फैला दी है, उनका सेनापति रण छोड़ करके भाग गया है। एक दृष्टिकोण से हम जीत गए हैं, सफल हो गए हैं, परंतु अब तोपखाना आ गया है, अब हम नहीं बच सकते। इस तोपखाने के सामने रहेंगे तो मारे जाएंगे। आप सेना को इकट्ठी कीजिए और पहाड़ों पर मोर्चाबंदी कीजिए। प्रताप ने कहा तुम ठीक कहते हो, तुम सेना को लेकर के पीछे जाओ, मैं यहां इनको रोकता हूं। किंतु झालामान ने कहा नहीं महाराणा साहब, आप जाएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तो ये युद्ध हम ठीक ढंग से चला पाएंगे। मेरे जैसे हजारों लोग पैदा करने की क्षमता आप रखते हो, एक मान के बलिदान के कारण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु एक प्रताप चला गया तो ये युद्ध रोक देना पड़ेगा। उन्होंने उनका छत्र शिरस्त्राण लेकर के युद्ध किया। उनकी कद काठी प्रताप से मिलती जुलती थी। जब युद्ध हुआ तो प्रताप से मिलती जुलती कद काठी के कारण से मुगल सेना ने यह समझा कि यह प्रताप ही है, तो उनको घेर करके युद्ध करने लगे। उस चलते हुए युद्ध के अंदर झालामान सिंह का बलिदान हुआ। इस बीच में प्रताप ने अपनी सेना के दोनों हिस्सों को इकट्ठा करके पहाड़ों पर मोर्चाबंदी कर दी। जब वो पीछे पहाड़ों की तरफ लौट रहे थे तो एक बरसाती नाला पार करते समय 3 पैर से चेतक उस तरफ जैसे ही कूदा, अपने स्वामी का तो उन्होंने रक्षण कर दिया पर स्वयं अपना बलिदान दे दिया। चेतक का बलिदान, एक प्राणी का बलिदान अपने स्वामी की रक्षा करके हुआ, ये अपने आप में इतिहास में अनूठी घटना है। चेतक का अभी भी स्मारक वहाँ चेतक स्मारक के रूप में हल्दी घाटी में बना हुआ है। ये 2 बड़े जानवर हैं, राम प्रसाद और चेतक, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया, जिन्होंने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दी। जानवरों ने भी अपनी देशभक्ति का, अपनी स्वामी भक्ति का बहुत अनूठा परिचय दिया। युद्ध दिन की 3 बजे यहां रुक गया। मुगल सेना आगे बढ़ने से डर रही थी, वो अपने डेरे में लौट गई। 2 दिन तक अपने डेरे में बैठी रही। 2 दिन के बाद जब गुप्तचरों ने कहा कि प्रताप ने गोगुंदा खाली करके कोलियारी के जंगलों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं, तब इन्होंने 3 अलग अलग रास्तों से टुकड़ियां बना करके गोगुंदा में जाकर के डेरा डाला। अब देखिए कैसी मुगल सेना की दुर्गति होती है। मुगल सेना गोगुंदा में पहुंचने के बाद गोगुंदा के गांव के चारों तरफ खाई खुदवाती है, ऊंची ऊंची बाड़ें लगवाती है, घोड़ा भी फांद न सके इतनी ऊंची, राणा के डर से कि महाराणा प्रताप हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे इसलिए। पर महाराणा प्रताप ने क्या किया, चारों तरफ से घेराबंदी करके रसद सामग्री रोक दी। 2 महीने 2.5 महीने कैदी की भांति इनके सारे सैनिक गोगुंदा में रहे, भूखे मरने लगे, घोड़े काट करके खाने लगे, आम खाने से दस्तें लग गई, सेना ने विद्रोह कर दिया। छोटी छोटी टुकड़ियों में सब सेना अजमेर की तरफ जाने लगी। अकबर उस समय अजमेर में था। सितंबर के अंत में आसफ खां और मानसिंह जिसके नेतृत्व में यह सेना आई थी, सारी सेना तो पहले ही चली गई, ये दोनों बाद में पहुंचे। अब यहां देखिए आप, जब अकबर के दरबार में ये दोनों पहुंचे गए
तो इनकी ड्यूटी बंद कर दी। ड्यूटी बंद करने का मतलब होता है 6 महीने दरबार में प्रवेश करना बंद कर दिया। ये दंड है या पुरस्कार? ये दंड है। किस बात का? हार करके आए इस बात का। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ है, जो सितंबर के अंत में मानसिंह और आसफ खां के लौटने पर समाप्त हुआ है। इस पूरे 4 महीने के कालखंड में प्रताप ने मुगल सेना को न केवल आतंकित किया, बल्कि उनका धन धान्य रसद सब कुछ लूट लिया। और प्रताप ने आवरगढ़, कमलनाथ, झाड़ोल के पास में वहां अपना सैन्य कमान, नई राजधानी, उसका निर्माण किया। अब आप एक छोटी सी चीज और गौर कीजिए। सितंबर अंत में मानसिंह और आसफ खां वापस वहां पहुंचते हैं अजमेर। 13 अक्टूबर को अकबर स्वयं महाराणा प्रताप को विजय करने के लिए अजमेर से कूच करता है। 2 महीने तक पूरे मेवाड़ में खाक छानता फिरता है। महाराणा प्रताप उसकी गिरफ्त में नहीं आते। अब यहां सोचने लायक बात है, अगर हल्दीघाटी युद्ध में ये लोग जीत गए होते तो अकबर को आने की कहां जरूरत थी? सारे के सारे तथ्य, सारी की सारी चीजें जो मैंने आपके सामने रखी है, उसको आप समझिए तो आपको समझ में आएगा कि इस हल्दीघाटी युद्ध ने महाराणा प्रताप के मान को कितना ऊंचा कर दिया। और अकबर जैसा व्यक्ति, जिसका संपूर्ण देश भर के अंदर साम्राज्य था, एक भी युद्ध नहीं हारा था, उसकी इस युद्ध में 12 बज गए। उसको खुद को आना पड़ा। वो खुद भी असफल होकर के गया। 7 आक्रमण मैंने बताया उनके ऊपर हुए, पर उनको गिरफ्त नहीं कर पाए। हल्दीघाटी के इस युद्ध ने महाराणा प्रताप की महिमा तो बढ़ाई जो बढ़ाई, इस मेवाड़ के अंदर हल्दीघाटी को एक राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में विकसित कर दिया। आज के दिन हम झालामान को भी याद करते हैं, चेतक को भी याद करते हैं और रामप्रसाद हाथी को भी याद करते हैं। एक और नाम है जिसको भी याद करना चाहिए। ये जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ, युद्ध के बाद पहला हॉल्ट वापस लौटते समय में कालोड़ा गांव में हुआ। वहां घायल सैनिकों की सेवा शुश्रूषा कर रहे थे, तब एक बड़ा विचित्र वाक्य सब लोगों के सामने आया। देखा, एक सैनिक घायल है, उसको पानी के छींटे दिए, होश में लाया गया, देखा वो तो स्त्री वेश में। ये एक स्त्री सैनिक वेश में कैसे? उनको होश में लाने के बाद महाराणा प्रताप के समक्ष लाया। महाराणा प्रताप ने उनका अभिवादन किया, पूछा आप कौन हैं? उसने कहा मैं कोशीथल की महारानी हूं। कोशीथल भीलवाड़ा के पास गंगापुर, गंगापुर के पास कोशीथल। आप युद्ध में कैसे? उन्होंने कहा कि आपने आह्वान किया था ना, मेवाड़ के प्रत्येक परिवार में से युद्ध करने लायक लोग युद्ध में शरीक होने चाहिए। मेरे पति का अभी कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हुआ, बच्चे घर में छोटे थे, इसलिए मैं सैनिक वेश धारण करके इस युद्ध भूमि में भाग लेने के लिए आ गई। महाराणा प्रताप नतमस्तक हो गए। देखिए आप, महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा का महत्व, महाराणा प्रताप के आह्वान का महत्व और कोशीथल महारानी के निर्णय का महत्व। किस किस प्रकार के लोग मेवाड़ की इस धरती पर हुए हैं, जिन्होंने न केवल महाराणा प्रताप का साथ देकर, पूंजा भील हो, चाहे भामाशाह हो, चाहे कोशीथल की महारानी हो, चाहे झालामान हो, चाहे हकीम खां सूरी हो, इन सब लोगों ने मेवाड़ का मान आगे बढ़ाया। इस युद्ध के निर्णय को अगर आप देखेंगे तो जिस रक्त तलाई की जिक्र होती है, वो रक्त का तालाब बन गई थी, किंतु उसमें 500 से ज्यादा मुगल सैनिक मारे गए। हमारे 150 सैनिक मारे गए। आज के दिन उन 150 सैनिकों को भी हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके नाम को स्मरण करते हैं और उनके परिवार के लोगों को भी नमन करते हैं कि जिनके कुल के गौरवों को इस प्रकार के सैनिकों ने बढ़ाया। इस युद्ध के अंदर सैनिकों की संख्या को लेकर के विविध प्रकार के मतभेद हैं। मुसलमान इतिहासकार लिखते हैं 5000 मुगल सेना में और 3000 प्रताप की सेना में थी।
जो कि ठीक तथ्य नहीं है। मैंने आपको बताया 82,000 पैदल और 22,000 घुड़सवार जब बिना युद्ध के वहां अकबर छोड़ सकता है, तो अकबर महाराणा प्रताप पर विजय प्राप्त करने के लिए इतनी छोटी सी टुकड़ी देकर के नहीं भेज सकता। लाखों की सेना थी उनकी। महाराणा प्रताप के पास में केवल 15,000 लोग। अपनी छोटी सी सेना के बलबूते पर राणा प्रताप ने 8 वर्ष का भीषण संघर्ष, देशभक्ति से परिपूर्ण इन सैनिकों को साथ लेकर के, कंधे से कंधा मिला करके, आदिवासियों के साथ में मिलकर के, जंगल जंगल टापरे टापरे घूम घूम करके उन्होंने इस काम को पूरा किया। हल्दी घाटी के दिन, हल्दी घाटी के युद्ध के दिन आज हम सब इन सब महानुभावों को स्मरण करें, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो मैं समझता हूँ आज का दिन हम सब लोगों के लिए भी गर्व करने लायक और प्रेरणा लेने लायक दिन होगा। धन्यवाद।